तमाम सुनने और देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे और खैरियत से होंगे। मेरी दुआ है कि अल्लाह आप सबको हमेशा खुश रखे और जितने भी लोग बीमार हैं, परेशानी में हैं, अल्लाह ताला उन सब के लिए आसानियाँ फरमाए। जैसा कि रमज़ान के बरकतों वाले महीने का आगाज़ होने वाला है, मेरी आप सबसे गुजारिश है कि मुझे और मेरी फैमिली को अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। आज की एपिसोड का आगाज़ करने से पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि जब आप सबके प्यार भरे कमेंट्स को मैं पढ़ता हूँ तो मुझे बेहद खुशी होती है। अंदाज़ा होता है कि मेरे सुनने वाले मेरे काम को और मेरी आवाज़ को कितना पसंद करते हैं। मैंने आप सबके कमेंट्स पढ़ने के बाद डिसाइड किया है कि मैं कुछ वक्त तक एपिसोड की लेंथ भी बढ़ा दूंगा और कोशिश करूंगा कि वीक में 3 एपिसोड्स आप सब तक पहुंचाऊं। मैं आप सबका दिल से शुक्रगुजार हूं कि आप सब मुझे बहुत सपोर्ट कर रहे हैं। जिन लोगों के वाक़यात में अब तक शेयर नहीं कर पाया, उनसे मैं ये कहना चाहूँगा कि मैं एक सीक्वेंस से चल रहा हूँ। बहुत जल्द मैं आप सबके वाक़यात को नरेट करके एपिसोड में शामिल कर दूंगा। आज की एपिसोड भी काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसलिए इस वीडियो को शुरू से आखिर तक ज़रूर देखिएगा। तो जल्दी से अपने आसपास इज़हार बांध लें और आयतल कुर्सी पढ़ लें, क्योंकि कहा जाता है कि जब इन मखलूक़ात का जिक्र होता है तो ये बड़ी दिलचस्पी से आपके करीब आ जाती हैं और अपनी बातें सुनने लगती हैं। तो बढ़ते हैं आज के वाक़यात की जानिब। आज का पहला वाक़या वकास ने भेजा है, जो कि पंजाब के शहर ओकाड़ा से बिलोंग करते हैं। आइए सुनते हैं उन्हीं की ज़ुबानी। अस्सलाम वालेकुम रिजवान, मेरा नाम वकास है और मैं ओकाड़ा का रहने वाला हूँ। मैं यूट्यूब पर आपकी स्टोरी सुन रहा था और सुनते सुनते मुझे अपने साथ पेश आने वाला एक अजीब वाक़या याद आया, इसलिए मैंने सोचा कि अभी शेयर करता हूँ। जो वाक़या मैं आपसे शेयर करने वाला हूँ, ये वाक़या 2016 में पेश आया था, जब मैं अपने घर वालों के साथ घूमने फिरने के लिए सवात गया था। असल में मेरी फैमिली वाले हर साल गर्मियों की छुट्टियों में ठंडे इलाके का रुख करते हैं और अब की बार हमारा प्लान सवात का था। जिस होटल में हमने स्टे करना था, वहाँ रश ज़्यादा होने की वजह से बिल्कुल भी स्पेस नहीं थी। असल में उस होटल के बारे में हमने सुन रखा था कि उनकी सर्विसेज बहुत अच्छी हैं और उनके खाने भी काफ़ी मज़ेदार हैं, इसलिए हम डायरेक्ट उसी होटल पर चले गए थे। फिर रिसेप्शन से जब हमने मालूमात ली तो हमें पता चला कि अगले दिन सुबह 11 बजे उस होटल के 2 कमरे खाली हो जाएंगे। हमने उन कमरों की एडवांस बुकिंग करवाई और दूसरा होटल देखने के लिए घूमने फिरने लगे, क्योंकि ये रात हमने किसी और होटल में गुजारनी थी। हम अभी घूम फिर ही रहे थे कि अचानक हमें एक होटल पसंद आ गया। जब हमने उस होटल के कमरे देखे तो हमने देखते साथ ही इरादा कर लिया कि आज रात हम यहीं रहेंगे। वैसे भी इसमें ज्यादा सोचने वाली बात नहीं थी, क्योंकि ये सिर्फ एक रात की बात थी। अगली रात की हमने पहले से बुकिंग करवा रखी थी। हमारे इस फैमिली ट्रिप में मेरे अम्मी अब्बू, मैं और मेरे 2 भाई शामिल थे। मैं अपने भाइयों में सबसे छोटा हूँ। मेरे सबसे बड़े भाई का नाम हैदर है, उसके बाद फरहान है और सबसे आखिर में मेरा नंबर आता है। हमने उस होटल के 2 कमरे बुक करवाए थे, जिसमें से एक कमरा हम भाइयों का था, जबकि दूसरा कमरा मेरे पेरेंट्स का था। हमारे रूम्स उस होटल के फर्स्ट फ्लोर पर थे, जिसके बाद छत आ जाती थी। उस छत पर जाने का रास्ता बाहर से था। ग्राउंड फ्लोर के साथ ही सीढ़ियाँ थीं, जो फर्स्ट फ्लोर से होती हुई छत की तरफ जाती थीं। ये सीढ़ियाँ उस होटल से बाहर बनाई गई थीं, ताकि ग्राउंड फ्लोर पर रहने वाले लोग भी छत पर आसानी से जा सकें। उस रात जब हम अपने कमरे में पहुंचे थे तो मुझे वॉशरूम जाना था और फ्रेश होना था, क्योंकि इतना लंबा सफर करने के बाद मैं काफी थक चुका था। जब मैं अपने कमरे में दाखिल हुआ तो मेरे दोनों भाई सामने बेड पर बैठे अपने फोन यूज कर रहे थे। मैं यूं ही वॉशरूम के दरवाजे की तरफ बढ़ा, तब मेरे भाइयों ने मुझे रोका और कहा कि तुम कहाँ जा रहे हो। मैंने उनकी तरफ देखते हुए वॉशरूम का इशारा किया, लेकिन मैं मुंह से कुछ भी नहीं बोला। इस पर मेरे भाइयों ने मुझसे कहा कि थोड़ा इंतजार करो, वॉशरूम में शायद स्टाफ मेंबर है जो वॉशरूम का शॉवर ठीक कर रहा है। जब मैंने गौर किया तो वॉशरूम में शॉवर चलने की आवाज आ रही थी और साथ ही एक ऐसी आवाज सुनाई दे रही थी जैसे कोई लोहे के साथ कोई चीज रगड़ रहा हो। इस आवाज को सुनकर अंदाजा लगाया जा सकता था जैसे वॉशरूम के शॉवर को किसी लोहे के आले से ठीक किया जा रहा है। मैं अपने भाइयों के साथ बैठकर उस स्टाफ मेंबर के बाहर निकलने का इंतजार करने लगा और मेरे भाई भी इसी इंतजार में थे कि ये जल्दी से फ्री हो तो हम फ्रेश होकर जरा बाहर निकलें। ये सिलसिला काफी देर चलता रहा। इसके बाद मेरे भाई से सब्र नहीं हुआ और उसने उठकर वॉशरूम का दरवाजा नॉक करके पूछा कि भाई और कितना टाइम लगेगा।
उसके ये कहने पर कोई जवाब तो नहीं आया, लेकिन शॉवर की आवाज आना बंद हो गई। हम सबको लगा कि जो कोई भी था उसने अपना काम खत्म कर लिया है और अब वो वॉशरूम से बाहर निकलने वाला है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उस वॉशरूम में दोबारा शॉवर चलने लगा और फिर से एक लोहे के आले की आवाज आने लगी, जैसे कोई शॉवर का पाइप ठीक कर रहा हो। ये सुनने के बाद मेरे भाई से बिल्कुल सब्र नहीं हुआ। वो उठ खड़ा हुआ और उसने दरवाजा नॉक करने के बाद साथ ही दरवाजे को धक्का दे दिया और वॉशरूम का दरवाजा उसी वक्त खुल गया। जब हम तीनों भाई वॉशरूम के दरवाजे पर पहुंचे तो ये देखकर हैरान रह गए कि वॉशरूम में कोई भी मौजूद नहीं था। उस वॉशरूम में एक छोटा सा रोशनदान था जिसमें से एक इंसान का गुजरना नामुमकिन सी बात थी। और सबसे डरा देने वाली बात यह थी कि वॉशरूम का फर्श मुकम्मल तौर पर सूखा था। उस फर्श पर पानी की एक बूंद तक ना थी। हम तीनों भाई उस कमरे में बैठकर काफी देर सोचते रहे कि ये सब क्या था। हमें डर भी काफी लग रहा था और कुछ समझ भी नहीं आ रहा था कि क्या करें। इतने में हमारे सबसे बड़े भाई ने हम दोनों से कहा कि देखो, ये पहाड़ी इलाका है और इस होटल के पीछे घने दरख्त हैं। इस तरह की चीजें ऐसी जगहों पर ही रहना पसंद करती हैं, इसलिए इस बारे में ज्यादा मत सोचो। वैसे भी सिर्फ आज की रात की बात है, सुबह होते ही हमने यहाँ से चले जाना है। हम दोनों भाइयों ने अपने बड़े भाई की इस बात से इत्तेफाक किया और इस बात को भुलाकर फ्रेश होने लगे। फ्रेश होने के बाद हम कुछ देर के लिए बाहर चले गए, जिसमें हमारे पेरेंट्स भी साथ थे। काफी देर घूमने के बाद हम सब ने इकट्ठे बैठकर एक जगह रात का खाना खाया, जिसके बाद मेरे पेरेंट्स वापस अपने रूम में आ गए क्योंकि वो काफी थक चुके थे और हम तीनों भाई बाहर ही घूमते फिरते रहे। जब रात के 11 बजे का वक्त हुआ तब हम तीनों भाई अपने कमरे में वापस आ गए। आते हुए हमने चाय का ऑर्डर दे दिया था, जो कुछ ही देर में हमारे कमरे में आ गई थी। हमारा सबसे बड़ा भाई, जो कि अपने फोन में काफी मसरूफ था, उसने अपने चाय का कप उठाया और कहा कि मैं तो छत पर जा रहा हूँ, तुम लोग भी आ जाओ। मैं और मेरा दूसरा भाई काफी थके हुए थे। हमने अपने बड़े भाई से कहा कि आप जाओ, हम कुछ देर बाद छत पर ही आ जाएंगे। हमारा बड़ा भाई छत पर जा चुका था, जबकि हम दोनों कमरे में बैठकर चाय पी रहे थे। चाय वगैरह खत्म करने के बाद हम अपने अम्मी अब्बू के कमरे में गए तो वो सो चुके थे। हम दोनों भाई होटल से बाहर आए और सीढ़ियों की मदद से छत पर जाने लगे, जहां हमारा बड़ा भाई पहले से मौजूद था। हम अभी आधी सीढ़ियों पर पहुंचे थे कि हमारा बड़ा भाई वापस आ रहा था। हमने उससे पूछा कि क्या हुआ, तो इस पर उसने बताया कि मेरा सर शदीद दर्द कर रहा है, मैं सोने के लिए जा रहा हूँ, तुम लोग भी टाइम से कमरे में आ जाना। ये देखकर हमें थोड़ा अजीब लगा था, क्योंकि हम अपने भाई को अच्छे से जानते थे, वो कभी ऐसे नहीं करता था। फिर भी हमें लगा कि हो सकता है वो ज्यादा थका हुआ हो, इसलिए हम उसको ये कहकर छत पर आ गए कि हम थोड़ी देर बाद वापस आ जाएंगे। जब हम छत पर पहुंचे तो बाहर की फिजा बहुत ताज़ा थी। गर्मियों के दिन थे, इस वजह से ठंडी हवा बहुत सुकून दे रही थी। मैं अपने भाई के साथ बातों में मसरूफ था और मैं इस बात को बकायदा महसूस कर सक रहा था कि छत पर हम दोनों के अलावा कोई और भी मौजूद है। क्योंकि मैं बज़ाहिर तो सामने देख रहा होता था, लेकिन मुझे अपने भाई के साथ कोई और भी नजर आता था जो एकदम गायब हो जाता था। और यही चीज मेरा दूसरा भाई भी महसूस कर रहा था। उसे छत पर कोई और भी नजर आ रहा था, जो कभी मेरी चेयर के साथ खड़ा होता था और कभी उसकी चेयर के पास पहुंचकर गायब हो जाता था। ये एक ऐसी चीज थी जिसको हम बार बार महसूस कर रहे थे। हम दोनों ही इस चीज से तंग हो रहे थे, लेकिन हम एक दूसरे से इस चीज का जिक्र नहीं कर रहे थे, क्योंकि हम दोनों को ही शुरू में ये वहम लग रहा था। हमारे सर भारी होना शुरू हो गए थे और उस जगह एक अजीब सी कैफियत थी। कभी लगता था कि कोई मौजूद है और कभी ऐसा महसूस होने लगता था जैसे हमारे इर्द गिर्द कोई चक्कर लगा रहा है। बाहर का नज़ारा तो काफी खूबसूरत था और सब कुछ बहुत अच्छा लग रहा था, लेकिन जिस छत पर हम मौजूद थे वहाँ कुछ भी नॉर्मल नहीं था। इसी दौरान मेरे भाई ने घबराकर चेयर का रुख तब्दील करना चाहा। जब उसने अपनी चेयर उठाई तो उसकी चेयर को किसी ने इतनी मजबूती से थाम रखा था कि वो चेयर अपनी जगह से हिली भी नहीं थी। वो प्लास्टिक की चेयर थी जो वजन में काफी हल्की थी। ये सब देखने के बाद मेरा भाई उठ खड़ा हुआ और दोबारा जब उसने उस चेयर को उठाया तो वो फौरन उसके हाथ में आ गई, जो पहले अपनी जगह से हिली भी नहीं थी। इस खौफनाक मंजर को मैंने अपनी आंखों से देखा था। उस छत पर हमें ऐसा महसूस होने लगा था कि यहाँ पर कोई और भी मौजूद है, जिसको हमारा यहाँ आना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। इससे पहले ये बात मजीद बढ़ती, हम दोनों छत से उतरकर अपने कमरे में वापस आ गए। जब हम वापस पहुंचे तो हमारा भाई गहरी नींद सो रहा था।
हम दोनों भी अपने बिस्तर पर लेट गए, लेकिन खौफ से हमें नींद बिल्कुल भी नहीं आ रही थी। काफी देर जागने के बाद कब हमारी आंख लगी हमें कुछ पता नहीं चला। सुबह होते ही हम अपने पुराने होटल चले गए थे जहां हमने बुकिंग करवा रखी थी। उसके बाद हमारा सवात में काफी अच्छा टाइम गुजरा और हमारा ये ट्रिप बहुत अच्छा रहा। वापस आने के 2-4 दिन बाद एक दिन हम फैमिली वाले इकट्ठे बैठे तो ट्रिप से रिलेटेड बातें होने लगी। असल में मेरे भाइयों ने उस वॉशरूम वाली बात का जिक्र मेरे पेरेंट्स के सामने कर दिया था और हम यही बातें कर रहे थे कि उस होटल में काफी चीजें ऐसी हो गई थी जो कि नॉर्मल नहीं थी। इसी दौरान हमने अपने पेरेंट्स को छत वाला वाकया सुनाया और साथ में ये भी बताया कि हैदर का सर भी छत पर बैठने के बाद भारी हो गया था। तब हमारा सबसे बड़ा भाई हैदर वहीं मौजूद था। उसने ये सुनने के बाद बहुत मुतमईन होकर कहा कि ये ऐसे ही बोल रहे हैं, मैं तो छत पर गया ही नहीं था। हैदर ये बोलते हुए थोड़ा सा मुस्कुरा भी रहा था, जैसे हम ये बात खुद से बना रहे हैं। लेकिन हमने बताया कि ये मजाक बिल्कुल भी नहीं है, तुम हमारे साथ से गुजरे थे और तुमने हमें बताया था कि मेरा सर शदीद दर्द कर रहा है और मैं कमरे में जा रहा हूँ। इस बात पर हैदर काफी हैरान हुआ। उसने बताया कि वो उस रात छत पर गया ही नहीं था। उसे होटल के बाहर एक स्टाफ मेंबर मिला जिससे वो बातों में इतना मसरूफ हुआ कि उसे छत पर जाने का टाइम ही नहीं मिला और जब वो वापस आया तब हम दोनों कमरे में नहीं थे। हैदर ने बताया कि जब मैं कमरे में पहुंचा तो मैंने सोचा कि हो सकता है तुम दोनों बाहर गए हो या छत पर बैठे हो। हैदर को शदीद नींद आ रही थी जिसकी वजह से वो कमरे में आते ही सो गया था। ये सुनने के बाद तो हम काफी डर गए थे क्योंकि उस रात हैदर को हमने छत से उतरते हुए देखा था। हैदर उस रात छत पर गया ही नहीं था और जो चीज हमें हैदर के रूप में दिखी थी वो गैर मरई मखलूक में से थी जिसने हमसे बात भी की थी। अल्लाह का लाख शुक्र है कि मुझे और मेरी फैमिली को किसी किस्म का कोई नुकसान नहीं उठाना पड़ा। ये वो वाकयात थे जो सवात में हमारे साथ पेश आए थे। अब इसी के साथ बढ़ते हैं आज की एपिसोड के आखिरी वाक़े की जानिब जो दानीन ने चित्राल से भेजा है। आइए सुनते हैं उन्हीं की ज़ुबानी। अस्सलाम वालेकुम रिजवान, मेरा नाम दानीन है और मेरा ताल्लुक चित्राल के इलाके अयून से है। हमारे इलाके में बहुत सी ऐसी जगहें हैं जो हॉन्टेड हैं और हम अपने बड़ों से भी यही सुनते आए हैं कि जिन्नात और ऐसी गैबी मखलूक़ात इस तरह के पहाड़ी इलाकों में बहुत शौक से रहती हैं। हमारे इलाके में रहने वाले लोगों के साथ कई पुरस्रार वाक़यात पेश आ चुके हैं और कुछ लोग तो ऐसे भी हैं जो जिन्नात को अपनी आंखों से देख चुके हैं। हमारे इलाके में रहने वाले लोगों के घर कुछ इस तरह से हैं जो कि एक दूसरे से काफ़ी फासले पर हैं। एक घर से दूसरे घर जाते हुए काफ़ी वक्त लगता है क्योंकि सड़कें ना होने की वजह से हमारे इलाके में बाइक और गाड़ी का ज़्यादा रवाज नहीं है। यहाँ मगरिब होते ही सन्नाटा छा जाता है और लोग इशा की नमाज पढ़ने के बाद फ़ौरन सो जाते हैं क्योंकि यहाँ पर रहने वाले लोग फजर के वक्त उठने के आदी हैं जो फजर की नमाज पढ़ने के बाद ही अपने कामों में मसरूफ़ हो जाते हैं। ये बात पिछले साल की है जब मेरी दोस्त के घर उसकी कज़न्स रहने आई हुई थी। वो चित्राल सिटी से आई थी जो हमारे इलाके से 45 मिनट की दूरी पर है। मेरी इस दोस्त का नाम नादिया है जो कि मेरी एज फेलो है और हम बचपन से एक साथ पले बड़े हैं। हमसाए होने की वजह से हमारा रिश्ता बहुत गहरा है, इतना गहरा कि हम एक दूसरे के ख़ानदान वालों को भी जानते हैं। यही वो वजह है कि मेरे वालिदैन मुझे अपनी इस दोस्त के घर जाने से कभी मना नहीं करते। उन दिनों नादिया की कज़न्स आई हुई थी और मैं अपने घर से इजाज़त लेकर रात में नादिया के घर चली जाती थी। हम सब मिलकर खूब बातें किया करते थे और हमारा वक्त बहुत अच्छा गुजर जाता था। जब मैंने वापस आना होता था तो नादिया और उसकी कज़न्स मुझे आधे रास्ते तक छोड़ने आते थे, जिसके बाद थोड़ा सा ही पैदल रास्ता होता था वो मैं अकेले तय कर लेती थी। मैं मुसलसल 3 रातों से इस बात को महसूस कर रही थी कि जब नादिया लोग मुझे आधे रास्ते तक छोड़कर वापस जाते थे उसके बाद मेरे पीछे कोई चलने लगता था। मुझे बाकायदा महसूस होता था जैसे मेरे कोई पीछे चल रहा है। कहते हैं कि जिन्नात और ऐसी चीज़ों को पीछे मुड़कर नहीं देखना चाहिए, लेकिन मैंने 2-3 बार पीछे मुड़कर भी देखा था और रुककर रोशनी की मदद से तसल्ली भी की थी, लेकिन मुझे कोई नज़र नहीं आता था। और जब मैं दोबारा चलने लगती तो वही चीज़ मेरा फिर से पीछा करने लगती थी और ठीक मेरा घर आने से चंद कदम दूरी पर उसके कदमों की आवाज़ आना खुद ब खुद बंद हो जाती थी। ये अजीब चीज़ मेरे साथ 3 रातें लगातार होती रही। शुरू में तो ये सब
मैं अपने कदमों की आवाज़ समझती रही। मुझे ऐसा लगता था जैसे मेरे ही कदमों की आवाज़ खामोशी होने की वजह से गूंज रही है, लेकिन ऐसा नहीं था। कोई था जो मेरा पीछा करता था, और ये बात मैंने किसी से शेयर भी नहीं की थी, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि मेरी वजह से नादिया या उसकी कज़न्स के दिल में कोई खौफ पैदा हो, और वो जो कोई भी चीज़ थी वो मुझे नुकसान नहीं पहुंचा रही थी, इसलिए मैंने उसका जिक्र करना बेहतर नहीं समझा। 3 रातें गुजरने के बाद जब मैं चौथी रात अपने घर की तरफ जा रही थी, तब मुझे फिर से उन कदमों की आवाज़ आने लगी। असल में ये एक मखसूस जगह थी जहाँ पहुँचते ही कोई मेरे पीछे चलने लगता था। उस रात भी कोई मेरा पीछा कर रहा था और मैं चुपचाप चल रही थी। मेरा घर अभी काफ़ी दूरी पर था, और उस रात तो ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कोई मेरे बहुत ही करीब चल रहा हो। पहले ये आवाज़ थोड़े फासले पर होती थी, लेकिन उस रात जो कोई भी था वो ठीक मेरे पीछे था। मैं अपने घर पहुंचने ही वाली थी कि मुझे एक आदमी की भारी आवाज़ आई, जिसने कहा कि वक्त पर घर चली जाया करो और रात में यहाँ से अकेली मत गुजरा करो, हम कब तक तुम्हारा ख्याल रखें। ये सब मुझे अपने बहुत करीब से सुनाई दिया था, और ये सब उसने मुझे चित्राली ज़ुबान में बोला था। उसके ये बोलने के बाद वो जगह आ चुकी थी जहाँ तक वो मेरा पीछा करता था। इसके बाद उसके कदमों की आवाज़ आना बंद हो गई थी, और उस दिन के बाद मैं कभी वहाँ से अकेली नहीं गुजरी। वो जो कोई भी था वो बहुत ही नेक था। शायद इस वजह से मुझे उसे डर नहीं लगा था, ना ही मेरे दिल में कभी खौफ आया था। वो जिन्नात में से था जो मेरा ख्याल रखता था। उसने मुझसे बिल्कुल वैसे ही बात की थी जैसे हमारे बुजुर्ग करते हैं। ये मेरा वाक़या था, इसको अपनी आवाज़ में नरेट करके एपिसोड में ज़रूर शामिल कीजिएगा। मैं वकास और दानीन का शुक्रिया अदा करूंगा कि उन्होंने अपना कीमती वक्त निकाला और अपने वाक़यात हम तक पहुंचाए। अगर आपको मेरी ये एपिसोड पसंद आई हो, और अगर आप चाहते हैं कि ऐसी मज़ीद एपिसोड्स आती रहें, तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बहुत बहुत ज़रूरी है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं या अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल का नोटिफिकेशन ऑन कर लें। इससे होगा ये कि मेरी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको वक्त पर मिल जाएगा और मेरी हर वीडियो आप तक आसानी से पहुंच पाएगी। आप सब नीचे दिए गए नंबर पर अपनी स्टोरीज शेयर कर सकते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार भी कर सकते हैं। इसी के साथ मैं इजाज़त चाहूँगा। जल्द ही नए एपिसोड के साथ हाजिर होऊंगा। आप सब अपना बहुत ख्याल रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।